गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम अगेन इन नमस्ते फिजिक्स। बहुत लंबे समय के बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड आज करने का सौभाग्य हो रहा है, अवसर बन रहा है। 5-6 महीने हो गए जब से कोई लेक्चर नहीं आया। ये लेक्चर विशेष डिमांड पे तैयार किया जा रहा है प्रश्न बैंक 2020-21 के लिए फिजिक्स 11th, जो मध्य प्रदेश बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक अपनी साइट पे डाला हुआ है। वो क्वेश्चन बैंक मेरे हाथ में है। अगर साल भर से आप नहीं पढ़ पाए हो फिजिक्स को, तो आप कम से कम इतना पढ़ लीजिए, आप 11वीं पास हो जाओगे अच्छे से। पास होना अलग बात है, कुछ 11वीं की फिजिक्स का आपके भेजे में आ जाएगा। और अगर पढ़ लिया है तो भी आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये पूरा ब्लू प्रिंट मेरे हाथ में है। ब्लू प्रिंट के हिसाब से जो भी बोर्ड ने डाला है अपनी साइट पे, फटाफट हम इन क्वेश्चंस के लिए सॉल्व कर दे रहे हैं। पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। चलिए सुनिए, आप लोग देख लीजिएगा। ये इसकी पीडीएफ अपने इसमें लिंक डाल देंगे हम अपने डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ बना के, तो इधर से देख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन बैंक आप साइट से देख लीजिए मध्य प्रदेश बोर्ड की, सॉल्यूशन यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और वैसे भी मैं सारे क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ पेन कॉपी ले लीजिए और पेन कॉपी के साथ में पढ़िए मेरे लेक्चर को, बड़ा मज़ा आएगा। पूरी फिजिक्स फटाफट होने वाली है। चलिए इसमें हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2। अध्याय 1 हटा दिया है ना। अध्याय 2 मात्रक एवं मापन। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 6। पहले का पहला है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। प्रकाश वर्ष, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 365 दिन, तो पहली बात प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है, तो दिन होगा नहीं। दूसरा है 10⁸ मीटर, नहीं होता। तीसरा 10⁻11 है, ये भी नहीं होता। प्रकाश वर्ष का मान होता है बच्चों 9.46 × 10⁻15 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, याद कर लीजिएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, एक एएमयू बराबर होता है, एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई बोलते हैं इसको हिंदी में, परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक भी बोलते हैं। इसका मान कितना होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 1.67 होता है, 1.6 दिया है इसमें ऑप्शन में, -27 kg किलोग्राम, तो ये करेक्ट है। इसको अगर ग्राम में बदल दिया जाए तो 1000 का गुणा करेंगे हम, 1000 का गुणा करेंगे तो 24 की घात बचेगी ऋण में, ठीक है। तो ग्राम में होता तो ये हो जाता। वैसे आपका ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो पहले का बी, दूसरे का ए। थर्ड क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। सबको याद है, साल के शुरू में अपन ने पढ़ा हुआ है, 10⁻10 मीटर होता है। ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है? दिस इज इन ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बेटा, ठीक, ओके। नेक्स्ट, 3 संख्याएं दी हैं और हमसे कहा गया है, वो उठा लो तुम अपनी कॉपी और मैथ उठा लो और बैठ के करो सवाल सॉल्व। हाँ, 3 संख्याएं हैं, 0.0053, 0.0530, 0.530। ये पूछा जा रहा है कि इनमें सार्थक अंक कितने कितने हैं। तो बच्चों इसमें 2 सार्थक अंक, कितने हैं? 2। इसमें ये 0 नहीं गिना जाएगा, 1 2 ये वाला 0 गिना जाता है, 3, और ऐसे इसमें भी 3 है। तो सार्थक अंकों की संख्या है ऑप्शन ए में दी गई है 2 3 3, ठीक। चौथे का ऑप्शन ए सही है। नीचे चलो कुछ काम करो, इधर क्यों आ रहे बार बार आप लोग। हाँ, फिफ्थ है, विमीय रूप से सही संबंध है। तो ये के होता है गतिज ऊर्जा का, अपने हिंदी मीडियम में के से गतिज ऊर्जा को दर्शाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र अपन को याद है, क्या होता है? के बराबर 1/2 mv²। तो ये संबंध हुआ सही, ये ½ mv²। ऐसा कहाँ पे है देखिएगा जरा, ऑप्शन डी में है, 5वें के ऑप्शन डी में है, के समानुपाती mv², ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6th क्वेश्चन में क्या दिया है भाई? 6वें नंबर के क्वेश्चन में है P बराबर a² × b
अपॉन अंडर रूट सी। और ए के मापन में, बी के मापन में और सी के मापन में होने वाली त्रुटियां दी गई हैं। एक मिनट, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, ये कुर्सी उड़ रही है हवा में, उस पर कुछ मैं वेट रख देता हूँ। हाँ, इसमें ए के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि है 1%, बी के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि है 2% और सी के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि है 4%। पूछा गया है पी में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो कायदे से ऐसे पूछना चाहिए, पी में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सुधरना चाहिए, क्वेश्चन अपूर्ण है, सही नहीं लिखा है। होना चाहिए था पी के मापन में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। हालांकि उनका मतलब अधिकतम से ही है यहाँ पे। तो ये कैसे निकालते हैं, देखिए 2 की घात है तो ए की प्रतिशत त्रुटि में गुणा कर दीजिए, फिर प्लस आ जाएगा। बी पे घात 1 की है तो 1 का गुणा यानी j, फिर प्लस, बटे में भी प्लस आता है, गुणा में भी प्लस आता है, ठीक। तो ये कितना है, वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 की घात। सी में प्रतिशत त्रुटि ये आ गया। अब ए की प्रतिशत त्रुटि 1 है, 2 गुणा 1%, बी में है 2%, सी में है 4%। तो 2 एकम 2% यहाँ मिल गया, 2% यहाँ, और ये कट गया तो 2% यहाँ। तो बच्चों ये आ गया 6%। तो आंसर कौन सा सही है, डी। तो छठवें का डी सही है। तो बच्चों ये 6 ही हो गए ना, 6 हो गए, गुड। चलो नोट कर लेना, वीडियो को रोक रोक के नोट कर लेना, ये सॉल्यूशन नोट कर लेना, ठीक। अब दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिए, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। भुजा है 1 सेंटीमीटर, तो आयतन होता है a क्यूब बच्चों, तो 1 का क्यूब, तो 1 होगा घन सेंटीमीटर। लेकिन इनने पूछा है घन मीटर में, काय में पूछा है, घन मीटर में। आ जाओ मीटर में निकाल देंगे। 1 सेंटीमीटर इन 10⁻² मीटर होगा, मतलब 10⁻² का क्यूब होगा, मतलब 10⁻6 होगा। और मीटर की जगह क्या, घन सेंटीमीटर की जगह होगा घन मीटर। तो समझ में आ गया। पहले खाली स्थान में आएगा 10⁻6 घन मीटर। दूसरा है कोई रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, तो वह 1 सेकंड में कितना चलेगी। मेरे बच्चों को सबको याद रहता है, ये 5 मीटर आने वाला है इसका आंसर। बताइए कैसे, देखो बता रहा हूँ। मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो ये आता है 5/18 का गुणा, तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर चल रही है। और उसमें क्या पूछा है, 1 सेकंड में कितना चलती है। तो दूसरे खाली स्थान में आ गया बच्चों 5 मीटर, ठीक। दूसरे खाली स्थान का आंसर हो गया 5 मीटर। तीसरा खाली स्थान है, इसमें 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितना ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब हेयर वी हैव टू चेंज किलोग्राम इंटू ग्राम, मीटर इंटू सेंटीमीटर। और सेकंड से नहीं बोलना, सेकंड तो सेकंड दोनों तरफ एक जैसा है, ठीक। किलोग्राम को ग्राम में बदलते तो क्या होता है, 1000 होता है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते तो 10⁻² होता है, होता कि नहीं होता है। और इसका स्क्वायर भी है, तो 2 दूना 4 और 3 7, 10⁻7। लेकिन किलोग्राम बन जाएगा ग्राम, मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड रहेगा, यानी 10⁻7 हो जाएगा इसमें। थर्ड में क्या भरोगे, 10⁻7। कैसे आया, निकाल के बता दिया। लिखते चलो भाई, फटाफट फटाफट नोट करते चलो। आप कोचिंग नहीं आ पा रहे तो सर घर पे आ गए पढ़ाने, है ना। हाँ, ये ग्रह तारों आदि की दूरियां कैसे नापी जाती हैं, किस विधि के द्वारा नापा जाता है। ग्रह तारों आदि की दूरियों को किस विधि से नापा जाता है।
इसको किस विधि से नापेंगे? अप्रत्यक्ष विधियों से। कैसे नापा जाएगा? अप्रत्यक्ष विधि से। अप्रत्यक्ष कैसे? डायरेक्ट नहीं जाएंगे हम यहां से सूरज पे टेप लेके कि इतने दूर है सूरज। जैसे हम अपना वजन तौल रहे हैं तो मशीन पे खड़े हो जाते हैं तो सीधे आ जाता है कि ये कितना, इतने किलोग्राम है। लेकिन किसी व्यक्ति को अंदर कोई ट्यूमर है पेट के अंदर, उसका वजन कितना है तो पहले वे सोनोग्राफी से पता करके बता देते हैं। तो वो प्रत्यक्ष विधि से तौलते हैं उस ट्यूमर को, निकाल के वो पेट में रख देते और कहते हैं कि इनको 20 ग्राम का ट्यूमर है। कि अप्रत्यक्ष विधि से बताते हैं, बिना छुए उसको, बिना उसके पास जाए, अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो दीज आर मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड्स। अप्रत्यक्ष विधि भर दीजिए इसमें, फोर्थ में। फिफ्थ देखिए, पांचवा, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे। सही नहीं, लेकिन एक आर्क को ये चाप लिख देते तो अच्छा लगता ना कि हिंदी मीडियम का पेपर है। ये देखो, ये पारसेक की परिभाषा है बेटा। एक पारसेक वह दूरी होती है जिस पर एक खगोलीय मात्रक का चाप 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। तो अंतरित करे क्या कहलाती है बच्चों? ये एक पारसेक। और पारसेक को क्या बोलते हैं? पैरालैक्टिक सेकंड। इसका पूरा नाम क्या होता है? इट इज पैरालैक्टिक सेकंड, पारसेक। और पारसेक का मान कितना होता है यू नो? बता दें, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये भी याद कर लेना, ये पूछा नहीं गया, अलग से बता रहा हूँ। खाली स्थान में 5वें में क्या भरना है आपको? एक पारसेक भरना है। ठीक, चलिए 5 हो गए। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक वाले। 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई। ठीक है, चलो तो इसमें 6 सवाल हैं, मैं 6 ही बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक, सुनिएगा, 6 के 6 सुन लीजिए, किताबों में लिखे मिल जाएंगे आपको। ठीक, समझ यहाँ पे लीजिए। हाँ, पहला क्वेश्चन है, पेन दूसरा ले लें, आज कलर सही नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 2 व्यासतः विपरीत बिंदुओं ए और बी से चंद्रमा का परीक्षण किया गया। परीक्षण की गई 2 दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण 1 डिग्री 54 मिनट है। ये है, ऐसी बात है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पे एक बार हम यहाँ खड़े हो गए, एक बार यहाँ खड़े हो गए, और यहाँ से चंद्रमा को हमने देखा तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है थीटा, ये 1 डिग्री 54 मिनट का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। अब पूछा और हमें दिया गया पृथ्वी का व्यास। व्यास कितना है? 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, इतना व्यास है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बताना है, यहाँ से यहाँ की दूरी है r बताना है। और साथ में एक बात दी गई है कि 1 सेकंड बराबर 4.85 गुणा 10 घात ऋण 6 गुणा 10 घात ऋण 6 रेडियन, ऐसा दिया है। कैसे करें क्वेश्चन को? आइए, चूंकि हमें मालूम है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ चाप का काम करेगा ये व्यास, व्यास करेगा चाप का काम, आर्क का, और ये ले जाके यहाँ पे कोण बना रहा है थीटा। हमें निकालना है r बराबर होगा d बटे थीटा। ठीक, अब d कितना दिया? 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। लेकिन थीटा कितना है? थीटा कितना है? ये है थीटा। ये थीटा नहीं भर सकते हम यहाँ पे, हमें इसको रेडियन में भरना पड़ेगा, थीटा को रेडियन में भरना पड़ेगा। तो इधर देखो जरा, 1 डिग्री माने कितना? 60 मिनट, और 54 मिनट ये है। कितने मिनट हो गए भाई जी? कितने मिनट हो गए बताओ? चलो इसको तो हम लिख दे रहे हैं 3600 सेकेंड, और ये कितने सेकेंड हुआ? 60 का गुणा और कर दें तो 3600 सेकेंड प्लस
324 सेकेंड, तो 3600 और 3200 तो हो गए 6800। 6840 सेकेंड है। वो खिड़कियां बंद कर देना तो वो हवा आना बंद हो जाएगी। खिड़कियां बंद करो, खिड़की बंद करो जल्दी। और 2-3 कुर्सी लगा दो इसमें इकट्ठी करके। ये 1 सेकेंड कितना होता है? बहुत तेज हवा आ गई है भाई। खिड़कियां बंद करो हॉल की फटाफट, पूरी स्पीड में खिड़की बंद करो। हाँ चलो आ जाओ बच्चों। 1 सेकेंड होता है इतना रेडियन, तो इतने सेकेंड कितना हो जाएगा? 6840 गुणा 4.85 गुणा 10⁻⁶, इतने रेडियन हो गया। ये आ गया कोण। ठीक, चलिए तो थीटा की जगह ये रेडियन में आ गया अपना इतना बड़ा कोण। ये पूरा भरते हैं, कितना आया? 6840 गुणा 4.85 गुणा 10⁻⁶। अब इसको हल करना, तो इसको मैं हल करता हूँ लगभग। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आते हैं जानते हैं वो लगभग हमें अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट करना आना चाहिए। देखिए बता रहा हूँ मैं, इधर से 3 घात ले लो, 1 2 3 हो गई जे धन की और ऋण 6, तो बची -3 की पावर। -3 ऊपर गया तो कितने की हो गई? +10 की। बोलो हाँ, 1.27 है और नीचे 6.8 हो गया था ये, तो इसको 7 मान लो, इसको 5 मान लो, तो 35 हो जाएगा। लेकिन दोनों को बड़ा बड़ा कर दिया तो थोड़ा कम आएगा आंसर, है ना? 31 32 कुछ आएगा, तो हम तो 31 लिख के ले रहे हैं, ऐसा लिख के ले रहे हैं। ठीक है, और पॉइंट कहाँ लगना है इसमें? पॉइंट कहाँ लगना है? 4.8 5 हो गया, 1 2 3 ये हो गया। और कुछ तो नहीं बचा था क्या सूत्र में? और कुछ तो नहीं था कहीं? हाँ ठीक है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये 31 है, तो 2 0 इसके निकाल के हम इसको दिए देते हैं, 2 0 इसको दे दो, तो अप्रॉक्सीमेट कितना बचा? 127 हो गया, ये 31 हो गया, और 10⁻8 हो गया ये। ठीक है ना? 3 0 3 3 10, हाँ 8, तो ये आ रहा है 4 करीब। 3100 के 124 होते हैं, 4 आ रहा है, तो ये आता है 3.84 कितना, और 10 घात कितना? ये बचा 8 मीटर। 1 मिनट अपन चेक कर लें, इसको अगर अपन किलोमीटर में बदलेंगे तो 10⁻5 रह जाएगी। क्या रह जाएगी? 5, और इसका मतलब है 384 और 1 2 3 0, तो 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो इतनी तो है 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा। पृथ्वी से सूरज की दूरी, चंद्रमा की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इतने मीटर आ गया, या इसको बोलो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर के आसपास आ गया। चलिए न्यूमेरिकल हो गया। अच्छे से आप लोग इसको लिख लेना, वीडियो को रोक लिया करो, है ना? वीडियो को रोक रोक के लिख लो। कपड़ा कहाँ गया यार? इधर उड़ गया। हाँ चलो, सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन है कि कोई बच्चे ने एक सूत्र लिखा द्रव्यमान ज्ञात करने का, जो वास्तव में आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण है। तो ये होता है वस्तु का ब्राह्म द्रव्यमान। वस्तु का क्या होता है? ये ब्राह्म द्रव्यमान। ये होता है गतिक द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान होता है ये? ठीक, और v होती है वस्तु की चाल। चाल कौन की? ये है वस्तु की। ठीक हो। c है प्रकाश की चाल निर्वात में। प्रकाश की चाल कहाँ पे? निर्वात में। ठीक, तो ये बच्चा क्या गलती कर दी है उसने? सूत्र में वो c लिखना भूल गया कि कहाँ आना था c। क्या बोले?
सी कहाँ आना था ये वो भूल गया है, तो आपको अब विमीय विधि से पता करना है कि सी कहाँ आएगा और कैसा आएगा। ठीक, तो इसमें देखिए द्रव्यमान ये है, द्रव्यमान ये है, तो अब मोटा मोटा अंदाजा लगाएं कि ये तो ठीक लिखा है दोनों तरफ, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है जब वस्तु गति करती है तो। ठीक, तो अब ये लिखा है 1 और बगल में क्या लिखा है v²। ठीक, तो विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से इसको हम पीडीएच बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। इस सिद्धांत से क्या है बेटा कि जो 1 है ये विमाहीन है, तो इसके बगल में भी विमाहीन ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विमाहीन कोई संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो इधर पे क्या आएगा, मान लिया कि v² इंटू एक्स है, इसके साथ कुछ आ रहा है, c आ रहा है, क्या पावर में आ रहा है हमें नहीं पता, c की क्या पावर आ रही है। ठीक, इंटू एक्स आ रहा है, हाँ, तो लेकिन ये आना चाहिए कैसा, विमाहीन आना चाहिए। मतलब x क्या होना चाहिए, 1/v² होना चाहिए। v यानी क्या होती है विमा, बताइए, वेग, वस्तु की चाल की LT-1 होती है। ठीक, और j इकाई की होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, चाहे कहीं पे भी चाल हो, प्रकाश की और कोई की हो, सबकी विमा j ही होती है। ठीक, तो j आएगा वास्तव में c², 1/c², v² इंटू 1/c², मतलब आता है सही सूत्र क्या कहलाया, सही सूत्र कहलाया बच्चों 1 - v² इंटू 1/c², मतलब ये कहलाया m0 1 - v²/c²। ठीक, तो ये सही सूत्र है। बच्चे ने गलती की, v² के नीचे c² नहीं लिखा, बाकी उसने पूरा सही लिखा था। ठीक, हो गया। हाँ, अब इसके बाद क्या है, ये तो क्वेश्चन यार अपने उसके वीडियो में है क्वेश्चन। सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय विधि से इसका दोलन काल ज्ञात कीजिए। बता दें फटाफट, आ जाओ। जो दोलन काल है काय पे निर्भर करता है, लंबाई पे, हमने मान ली x की घात है, फिर गुरुत्वीय त्वरण पे y की है, और कह रहे हैं द्रव्यमान पे, द्रव्यमान पे तो करता ही नहीं है बटा, है ना, करता ही नहीं है, फालतू दिया है, अभी आ जाएगा। वो कह रहे हैं 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। आप सही सूत्र निकाल के बताओ। तो सही सूत्र तो अपन को पता है ना कि दोलन काल का क्या होता है, द्रव्यमान तो इसमें आता ही नहीं है। चलो देख लेना, अभी नहीं आएगा इसमें भी द्रव्यमान। तो बच्चों हम ये पढ़ रहे हैं आपके अध्याय 2 के लघुत्तरीय प्रश्न, और उसके अंदर तीसरा प्रश्न है ये, है ना, 4 नंबर वाला। तो चलो आ जाओ, इन तीनों को मिला दो। तीनों को मिला दिया तो L पे x की घात, G पे y की घात और M पे z की घात। ये विमाहीन नियतांक आ गया। क्या आ गया बच्चों, विमाहीन नियतांक। सबके विमीय सूत्र भर दो। T का आवर्तकाल है यानी समय का है, K का विमाहीन है तो होगा नहीं, L लंबाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है LT-2, m द्रव्यमान है, m z की घात। लेफ्ट में m 0, l 0, t पे 1 की घात। राइट में l पे कितने की, x प्लस y की। कहाँ से आई, x यहाँ से आया, y यहाँ से आया, x प्लस y की घात। t पे -2y की घात, m पे z की घात। क्लियर। तुलना करने दोनों पक्षों की, दोनों पक्षों की तुलना करने पर या विमीय समांगता के सिद्धांत से m की घात, ये सही करना, पीछे लाइट आ रही होगी, पर्दा, m की घात के बराबर, l की घात के बराबर और t की घात के बराबर। क्लियर। तो m की घात है z और m की घात है 0, तो वैल्यू ऑफ z इज 0। t की घात -2y, t की घात 1, -2y बराबर 1, इसलिए y बराबर क्या, -1/2। l की घात x प्लस y, l की घात 0, x प्लस y बराबर 0,
x बराबर -1/2 j है, इधर भरोगे तो x बराबर आएगा माइनस का -1/2 यानी प्लस का 1/2। x और y दोनों के मान कहाँ रख दीजिए, x और y के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में x व y के मान रखने पर क्या हो जाएगा, t बराबर k इंटू एक्स वाई व जेड के काय के तीनों के एल पे कितने की, x की यानी 1/2 की, g पे ऋण 1/2 की और m पे 0 की। और 0 की घात का मतलब 1, खत्म हो गया m गया। t बराबर आया k पे l/2 की, l पे 1/2 की घात इंटू g पे 1/2 की घात। इसको नीचे ले गए तो प्लस का हो गया, इकट्ठा करके लिख दिया l/g पे 1/2 की घात। पूरा क्या आ गया, वर्गमूल के अंदर आ गया, ये आ गया t। ठीक, अब ये मान मन से लेना पड़ता है अपने, ठीक है, तो ये हम अपने मन से ले लेंगे। k बराबर कितना, 2 पाई ले लिया तो t बराबर आ गया √2 पाई √l/g। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर। फिर क्या कह रहे हैं, विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए, चौथे क्वेश्चन में कर लेना इसको, और बहुत डिटेल में इसको अच्छे से समझना है। तो विमाओं वाली प्ले लिस्ट खोलो आप इस वीडियो के अंदर, और विमाओं के हमने 3 लेक्चर तैयार किए हैं, 3 या 4 लेक्चर, कितने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें पूरा सब कुछ समझाया है, कुछ भी नहीं छूटा, ये क्वेश्चन भी उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, भाषा में उत्तर देना है। क्या है विमीय विश्लेषण की सीमाएं भाई। सबसे पहली बात तो इसमें जो विमाहीन नियतांक आ रहा था ना अभी, t बराबर k, इसका मान नहीं पता लगाया जा सकता, मतलब इसके द्वारा विमाहीन नियतांक का मान नहीं पता लगाया जा सकता। इसके द्वारा ऐसे समीकरण की स्थापना नहीं की जा सकती जिसमें कोई विमीय नियतांक आ रहा हो। बहुत तेज हवा चल रही है बेटा, जे पर्दे ऐसे कर लो, जिसमें कोई विमीय नियतांक आए, मतलब g m1 m2 बटे r² है गुरुत्वाकर्षण का सूत्र। लाइट कम हो जाएगी, ये है गुरुत्वाकर्षण का सूत्र। तो इसको स्थापित नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, विमा वाला नियतांक आ रहा है। इससे केवल वे ही समीकरणों की स्थापना हो सकती है, उन्हीं सूत्रों की जिनमें वे नियतांक आए जिनमें विमा ना हो। तो पहला, विमाहीन नियतांक का मान पता नहीं कर सकते। दूसरा, ऐसे भौतिक समीकरण को स्थापित नहीं कर सकते जिसमें विमीय नियतांक आ रहा हो। तीसरा, ऐसे भौतिक समीकरण को स्थापित नहीं कर सकते जिसमें साइन कोस टेन यानी कोई त्रिकोणमितीय फलन आ रहा हो, एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी फलन आ रहा हो, लॉगरिथमिक मतलब लघुगणकीय फलन आ रहा हो। मतलब इसके द्वारा ऐसे समीकरण की स्थापना नहीं की जा सकती जिसमें e⁻x sin x cos x है ना, log x आदि आते हों। ठीक, फिर अगर कोई समीकरण में, जो हम MLT से करते हैं पता, 3 से ज्यादा भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो उसको भी स्थापित नहीं कर सकते। ठीक, फिर अगर गुणा ही गुणा और भाग आ रहा है तो कर लेते हैं, अगर जोड़ और घटाना है तो उसको स्थापित नहीं कर सकते। जैसे v² बराबर u² प्लस 2a, ऐसे इसमें प्लस आ रहा है बीच में, इसको स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक, विमीय विश्लेषण के द्वारा केवल विमीय सत्यता की जांच होती है, वास्तविक सत्यता या आंकिक सत्यता की जांच नहीं होती। मतलब विमीय दृष्टि से ये सही है, और अगर हम u² प्लस 2 की जगह ऋण 12 लिख दें तो भी विमीय दृष्टि से सत्य आएगा। ये इधर 10 लिख दें तो भी सही आएगा, इधर 100 लिख दें तो भी सही आएगा। मतलब इसके द्वारा केवल विमीय सत्यता की जांच होती है, वास्तविक सत्यता की नहीं। तो हो गए ना 5-6 ऐसी इसकी सीमाएं, तो ये सीमाएं लिख दीजिएगा आप। फिर 5वां क्वेश्चन है सार्थक अंकों वाला क्वेश्चन। सार्थक अंकों वाला क्वेश्चन, कितना टाइम कितना हो रहा है, 20-25 मिनट हो गए, कितना हो गया रिकॉर्डिंग। 5वां क्वेश्चन है, लंबाई दी गई है 30 मिनट हो चुका, 2.01 सेंटीमीटर। अच्छा, जे मीटर में है और
चौड़ाई भी मीटर में है, अरे अरे, वो मोटाई मतलब ऊंचाई मान ले रहे हैं हम, है ना। चौड़ाई क्या है 4.234 मीटर है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो किसका, उसको सही करो यार, डिस्टर्ब हो रहे हैं, हवा चल रही बहुत तेज है ना, अपन ज़्यादा दिन बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर, तो सभी मतलब समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, कुछ चेयर वेयर फंसा दो वहाँ पे। हाँ, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या कर लेंगे 0.0201 मीटर, ये भी मीटर में हो गया, ठीक है। अब इसका निकालना है आयतन, तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक। तीनों का गुणा करोगे तो ये आने वाला है, हमने इसमें लिख रखा है, ये आएगा कितना पॉइंट, ये आ रहा था हमारा 8.5528 इसमें, लेकिन ये सेंटीमीटर हमने इसको मीटर मान लिया था, एक जैसा माना था, 2 घात पीछे चला जाएगा, ये आएगा आंसर इतने घन मीटर। लेकिन सार्थक अंकों का नियम है कि उत्तर दशमलव के बाद उतने ही अंकों में लिखा जाता है। गुणा और भाग का क्या नियम है, उतने ही सार्थक अंकों में लिखा जाता है जितने की कम से कम दी गई संख्या में होते हैं। तो कम से कम किस संख्या में है, इसमें दशमलव के बाद इधर है 4 अंक, इधर 4 अंक हैं और इधर भी 4 अंक हैं, ठीक है। तो ये 4 अंकों में लिखना है हमें आंसर, और ये अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 सार्थक अंक, इसमें 5 सार्थक अंक, तो इस 8 को छोड़ना पड़ेगा। जब 5 से बड़ा का अंक कोई छोड़ा जाता है तो उससे पहले एक जोड़ा जाता है, क्या बोले, जब 5 से बड़ा कोई छोड़ा जाता है तो उससे पहले एक जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट कहलाएगा पॉइंट कितना 08553 घन मीटर। ये क्या हो गया बच्चों, कितने सार्थक अंक हैं 4 सार्थक अंक हैं, सार्थक अंक कितने हैं 4, तो निकल आया बच्चों आयतन, ठीक। चलिए 6वां क्वेश्चन है, भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना भौतिक समीकरणों की। चलो सत्यता की जांच में पहला दिया है s बराबर u इंटू टी प्लस हाफ AT²। विमाएँ निकाल दो, सबकी एक जैसी आनी चाहिए। s यानी होता विस्थापन, विस्थापन यानी l, u इंटू टी, u क्या होता है वेग, t क्या होता है समय, एक का गुणा इसमें हुआ तो ये घात 0 हो गई, l बचा, जो विमा इसकी आई वो इसकी आई, हाफ AT² इसकी निकाल दो, 1/2 संख्या है तो विमा होगी नहीं, a त्वरण है तो त्वरण की क्या होगी LT-2, और t समय है तो इसका स्क्वायर हो गया, ये भी कैंसिल तो l आ गया। तो क्या दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है बच्चों, ये बड़े कोष्टक में लिखी जाती है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। हाँ, तो चूंकि दिए गए समीकरण के सभी पदों की विमाएँ समान है, इसकी भी l है, इसकी भी l है, इसकी भी l है, since the dimensions of all the terms of the given equation are same, therefore by the principle of homogeneity it is dimensionally correct। मतलब चूंकि दिए गए समीकरण के सभी पदों की विमाएँ समान है, इसलिए यह विमीय दृष्टि से सत्य है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों, बोलो ना, ठीक। चलो इसका एक और क्वेश्चन है v² बराबर u² माइनस 2gh। आज मेरी क्लास की बच्चियाँ पूछ रही थी कि सर ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो गति का तृतीय समीकरण समझ रही थी वो, तो ये तृतीय समीकरण नहीं है, हमें इधर विमाओं की जांच करना है। क्या जांच करना है, विमाओं की जांच करना। तो हम सही गलत कुछ नहीं कहेंगे, हम तो केवल चेक करके ये बता देंगे कि विमाएँ सही आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आइए जरा देख देते हैं, v² मतलब क्या, v यानी होता है वेग या चाल, तो LT-1 इसका स्क्वायर, घात 1 की है, ये गुणा हुआ तो क्या हुआ 2 की 2 की, तो v का स्क्वायर हुआ और j ही होगा बच्चों u का स्क्वायर। अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, LT-1 ही होता है।
अब देखें हम 2GH की विमा, क्या है कि 2GH की दो संख्याएं विमा होगी नहीं। जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है तो विमा क्या होगी, LT-2 होगी इनटू H क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई है यानी H क्या है, L है, L का L में गुणा L2T-2। तो देखिए 2GH की जो विमा आई वही विमा U² की आई, वही विमा V² की आई, मतलब यह समीकरण भी विमीय दृष्टि से सत्य है। तो दोनों समीकरण भाई विमीय दृष्टि से सत्य निकले। ठीक है बच्चों, चलो अब यूनिट 2 अध्याय 3 और 4, अध्याय 2 हो गया अपना, है ना। अध्याय 3 और 4 इसमें क्या कह रहे हैं, सरल रेखा में गति तथा समतल में गति। ठीक, यूनिट 2 प्रश्न बैंक की यूनिट 2 अध्याय 3 और 4, है ना। यूनिट 2 पे आ गए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके अंदर कितने दिए हैं, 10 दिए हैं। आइए देखते हैं अपन 10 फटाफट। पहला क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया 2 मीटर प्रति सेकंड से, ऊपर की ओर फेंका गया, अधिकतम स्थिति में त्वरण कितना होगा। तो बच्चों जब हम किसी वस्तु को हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर त्वरण काय के बराबर होता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। कांच लगा है क्या पीछे दोनों, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है और वो नीचे को खींचेगा, अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में इस पर त्वरण होगा। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये जा रहा है ऊपर को, ठीक, तो इसमें त्वरण रहेगा नीचे को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अधिकतम ऊंचाई पे जब ये पहुंच जाएगी वस्तु तो फिर ये नीचे को गिरने लगेगी और त्वरण भी नीचे को ही रहेगा, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस त्वरण के कारण इसकी स्पीड बढ़ेगी और इसके कारण स्पीड घट रही थी। तो जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो -9.8 और ऊपर पहुंच जाएगी तो +9.8, नीचे को गिरेगी तो भी +9.8। तो बच्चों इसका आंसर है सी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी नहीं है सही, डी तब होगा, डी कब होगा, जब वस्तु ऊपर को गति कर रही होगी, ठीक है, और ऊपर पहुंच चुकी। अच्छा शून्य नहीं होगा, बच्चे जल्दी शून्य लगा देते हैं। अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होता है, त्वरण शून्य नहीं होता। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का स्थिति समीकरण निम्न है। स्थिति देख रहे हो, उसमें मिसप्रिंट है, देखो मध्य प्रदेश बोर्ड पे उधर से इतना पूरे मध्य प्रदेश को बदनाम करवाते हैं ये सरकारी लोग, अपने सही प्रिंट नहीं करवा पाते हैं ना, ताव में छुट्टी की मात्रा नहीं लगा पा रहे इसमें। हाँ चलो बदनाम करवाते हैं ना अपन को। 2t² + 2t + 5 x मीटर में और t सेकंड में वस्तु का त्वरण होगा। तो त्वरण के लिए पहले वेग निकालो, तो वेग निकालोगे तो dx/dt इसका अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करोगे तो 2t² का आएगा 2t, 2 बाहर ले लेंगे, प्लस t का 1, ये हमने सिखाया है बच्चों क्लास में, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 × t + 2, ये तो आया है वेग। अब चूंकि त्वरण क्या होता है, वेग का भी अवकलन होता है, तो t का t के सापेक्ष 1 तो 4 और ये 0, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण होगा। क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण होगा। तो आंसर ए इज करेक्ट, सेकंड में आंसर ए करेक्ट है। तीसरा, मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और समय में संबंध होता है। जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो s = ut + ½ at² के हिसाब से s = ut + ½ at²। जब नीचे गिरती है मुक्त रूप से तो u 0 होता है। तो दूरी में और समय में क्या संबंध है, दूरी समय के स्क्वायर के समानुपाती है। तो तीसरे का है बी, क्लियर, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। इसमें क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चौथा क्या है, निम्न सदिश राशियों का समूह है। निम्न सदिश राशियां कौन सी हैं बच्चों, इसमें
दाब, वेग और बल। तो वेग और बल तो सदिश हैं, लेकिन दाब अदिश है। त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग तीनों सदिश हैं। फिर अगले में दो सदिश हैं, जड़त्वा गुण अदिश है। अगले में त्वरण, दाब और क्षेत्रफल, त्वरण और क्षेत्रफल सदिश है, मतलब ऑप्शन बी, तीनों सदिश हैं ऑप्शन बी में। क्या क्या? त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। क्लियर। पांचवा, यदि किन्हीं दो सदिश राशियों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर है, और दो सदिश राशियों का परिमाण दोनों के योग के बराबर है, तो वे एक ही दिशा में लग रहे होंगे, है ना। दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है। दोनों के मध्य कोण, अब देखो इन्हें दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों सदिश समांतर हैं और दोनों के बीच का कोण 360 डिग्री है। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री तो एक ही हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो कायदे से इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक, छापने वालों से मिस्टेक हो गई है ना, दो सही ऑप्शन छाप दिए, ए भी सही है, डी भी सही है। तो इसको आप क्या लगाओगे? ए व डी दोनों सही है। ठीक है, अपने अपने स्कूल में अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि सर आप किसको सही मान रहे हो। समांतर है दोनों, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो भी आंसर सही आएगा, तो भी इनका जोड़ के बराबर आएगा। फिर भी आप मेरे हिसाब से इसको डी मानिए, है ना, क्योंकि 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में एक ही स्थिति बनती है, तो दोनों सदिश एक ही दिशा में लगेंगे तो परिणामी कितना आएगा? दोनों के योग के बराबर आएगा। छठवां क्वेश्चन है, किन्हीं दो सदिशों ए और बी के लिए कौन सा कथन सत्य है? ए और बी का जो परिमाण है इसके परिमाण से सदैव ज़्यादा होता है, का परिमाण ए के परिमाण से अधिक होता है। बंद नहीं किए वे बाहर, उधर खटखटा क्या रहा? ऊपर देख, क्या ऊपर ऊपर के बंद करे हो। ए प्लस बी का परिमाण ए माइनस बी के परिमाण से सदैव अधिक होता है, ये तो बात ठीक नहीं है। वो तो कभी इसका भी ज़्यादा आ जाएगा, उसका ज़्यादा आ जाएगा। ए प्लस बी का जो परिमाण है वो ए से ज़्यादा आएगा। ये भी सही नहीं है। ये तो क्वेश्चन कैसा दिया है? और ए माइनस बी का परिमाण ए के परिमाण से कम होगा, ये भी सही नहीं है। मतलब इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, तो 6th का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, फिर 7वां क्वेश्चन क्या है? दो सदिशों के बीच कोण थीटा हो तो परिणामी सदिश का परिमाण, ऑप्शन सी सही है। परिणामी सदिश का परिमाण ऐसा होता है, ऑप्शन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऑप्शन सी में दिया है ऐसा। ठीक, 8वां क्या है? अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए कोण कितना होना चाहिए? मालूम है सबको, हम 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो सबसे दूर जाता है। ठीक, 9वां, किन किन के लिए क्षैतिज परास समान होगा? तो हमें मालूम है पूरक कोणों की क्षैतिज परास समान होती है। क्षैतिज परास का सूत्र क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो पूरक कोणों के लिए समान आता है। पूरक कोण कहाँ पे? बी, 40 और 50, 50 60, 40 45, बी सही है। 9वें क्वेश्चन का बी सही है, 40 डिग्री और 50 डिग्री, इनका जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है। 10वां क्या है? आदेश राशि वो है जो किसी भी प्रक्रिया में संरक्षित रहे, गलत, कभी ऋणात्मक ना हो, गलत, विवाहहीन हो, गलत। डी ऑप्शन सही है। उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे वे अक्षों के अभिविन्यास, चाहे उनके लिए अक्षों के अभिविन्यास अलग अलग हों। ठीक, तो 10 हो गए बच्चों। अब इसके बाद क्या आ रहे हैं? अब आ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले। चलो आ जाओ, जो भी डिस्कस हो जाए, है ना। चांदी माल पूरा घर बैठे बैठे, इस बार अच्छा लॉकडाउन लग गया है ना, पूरी पढ़ाई घर में मिल रही, फ्री में बैठे बैठे, है ना। चलो आ जाओ। पहला है, कोई खिलाड़ी एक गेंद को
लघुत्तरीय प्रश्न पे आ गए। दूसरे का पहला, कोई खिलाड़ी एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंक रहा है। लाइट चली गई भाई, और ले 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। ऊपर की ओर गति के दौरान इसके त्वरण की दिशा क्या होगी? उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण कितना होगा? तो सड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सड़ा क्वेश्चन है। ऊपर को जब गति कर रही है तो त्वरण तो नीचे को रहेगा, ठीक, तो त्वरण की दिशा नीचे को रहेगी जब ऊपर की ओर गति कर रही है, तो एक आंसर। दूसरा आंसर, उच्चतम बिंदु पर पूछा है। क्या पूछा? उच्चतम बिंदु पर वस्तु का वेग कितना होगा? 0 होगा। सबसे ऊपर इस पेन को फेंके तो ऊपर जाके क्या होता है? वेग इसका 0 हो जाता है, ठीक है। और फिर उच्चतम बिंदु पर त्वरण कितना होता है? उच्चतम बिंदु पर त्वरण तो वही रहेगा ना, नीचे की ओर, है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर। ठीक हो गया बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन, किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी त्वरण अशून्य हो सकता है। अशून्य को देखो कैसे लिखा, अशून्य लिखा है। देखो जैसे कोई जे इंग्लैंड बाद से पढ़ के आया हो ना, जैसे कोई उधर से छपवाया हो जे, है ना, शर्म नहीं आती। अपने पास प्रूफ करने के लिए भेज दे सरकार, हम प्रूफ फ्री में कर देंगे, लेकिन ये गलती तो ना छपे कम से कम पेपर में। पूरे मध्य प्रदेश में बट गई है शीट, और शून्य है ना, ये बड़ों की मात्रा आएगी अशून्य। किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी, वही शून्य बगल में सही लिखा है और बगल में अशून्य लिख रहे हैं, त्वरण अशून्य हो सकता है। एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। जय पहले क्वेश्चन का उदाहरण है, जय उदाहरण है क्या कि चाल शून्य है और त्वरण अशून्य है। मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के लिए उच्चतम बिंदु पर चाल शून्य होती है और त्वरण अशून्य होता है। क्लियर? हाँ, फिर परिभाषित करो आपेक्षित वेग। गधे कहीं के, आपेक्षित नहीं होता बेटा, ये आपेक्षिक होता है ना, आपेक्षिक वेग, आपेक्षित नहीं होता। आपेक्षिक वेग क्या होता है? एक वस्तु के वेग को दूसरी वस्तु के वेग के सापेक्ष जब निकाला जाए तो इसे आपेक्षिक वेग कहते हैं, है ना। मतलब किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के परितः समय के साथ किस दर से परिवर्तित हो रही है, उस दर को आपेक्षिक वेग कहते हैं। औसत वेग क्या है? कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग काय को कहते हैं? किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ओके बच्चों, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम को लिखिए और स्पष्ट कीजिए। त्रिभुज नियम यह है, एक त्रिभुज बना लिया तो त्रिभुज नियम कहता है कि अगर कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा, एक भुजा ये एक भुजा ये, परिमाण एवं दिशा के क्रम में निरूपित हों तो इनका परिणामी सदिश तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में निरूपित होता है। मतलब ये ऐसे जा रहे थे तो ये अपोजिट आ जाएगा। मतलब वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ए से बी पे जाओ, बी से सी पे जाओ, ऐसे न जाके हमारी गुड़िया कहाँ से कहाँ चली जाएगी, सीधे ए से सी पे चली जाएगी, चक्कर नहीं मारेगी, तो काम वही बराबर हो जाएगा, है ना। ये हो गया, ये है सदिश योग का त्रिभुज नियम। व्हाट इज दैट बच्चों? दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर कह रहे हैं एकांक सदिश किन्हें कहते हैं? ठीक है, तो एकांक सदिश है क्या? एक ऐसा सदिश जिसकी दिशा दिए गए सदिश की दिशा में होती है और परिमाण इकाई या एक या एकांक होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है और दिशा दिए गए सदिश की दिशा में होती है, एकांक सदिश कहलाता है उस दिए गए सदिश के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने बोला वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, काय में पूछा? वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, ये कोई वेक्टर ए है तो एकांक सदिश माने वेक्टर ए मान लो 10 का है तो आप 1 का बना लो। कितने का बना लो सदिश? 1 का बना लो, और दिशा वो ही रहने दो, और कैप लगा दो, सो बन गया एकांक सदिश। निकाला कैसे जाता है?
सदिश को उसके परिमाण से भाग देकर निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? आई कैप क्या है? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में एकांक सदिश। क्या बोले बच्चों? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में एकांक सदिश। जे कैप है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में एकांक सदिश। के कैप है जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में एकांक सदिश। ओके बच्चों, फिर कह रहे हैं किसी सदिश ए को समतल में वियोजित करके लिखिए। अरे वाह, एक ही में बहुत सारा पूछ रहे हैं। ये कोई वेक्टर ये है, इसको वियोजित कर दे रहे अपन, आ जाओ दो घटकों में वियोजित कर दें। एक एक्स अक्ष की दिशा में घटक ले लें इसका, एक वाई अक्ष की दिशा में घटक ले लें। ठीक है, इधर थीटा लिख दें तो वेक्टर ए बराबर क्या हो गया? ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। ये हो गया वियोजन। अगर पूछा जाए कि परिमाण बता दीजिए तो जहाँ थीटा रहता है वो कॉस और जहाँ थीटा नहीं रहता वो साइन। ये हो गया ए साइन थीटा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गए। एक क्वेश्चन और है इसमें, छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं छठवें क्वेश्चन में भाई? छठवें क्वेश्चन में दे रखा है वेक्टर ए की वैल्यू 2i कैप प्लस 2g कैप प्लस pk कैप और वेक्टर बी की वैल्यू दे दी है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। और कहा है कि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर। ठीक, तो p का मान बताइए कितना होगा? हमें मालूम है, क्या मालूम है कि यदि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्या बोले बच्चों? इनका आदिश गुणन 0 होता है। मतलब इन दोनों का आदिश गुणन 0 कर दो। आई का आई में, जे का जे में, के का के में गुणा कर दो। आ जाओ, 2 दूनी 4, आई का आई में हो गया, जे का जे में। इधर ऋण 1 है तो ऋण 2, 2 एकम 2 ऋण का आएगा। p इधर 1 है, p एकम p बराबर 0। क्या बचा? 2 प्लस p बराबर 0, p बराबर -2। तो p का मान कितना आ गया बच्चों? ऋण 2 आ गया। ठीक है, सारे हो गए। फिर क्या पूछ रहे हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 अंक वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। कैसे वाले? 5 अंक वाले। आ जाओ, 5 अंक वाले भी देख लें अपन कैसे हैं। टाइम देखना बेटू कितना हो गया रिकॉर्डिंग का? नहीं, बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, 50 हो गए होंगे। चलो ठीक है, हो जाने दो, बड़ा लेक्चर हो रहा है ना, बहुत सारा पढ़ा दिया एक ही लेक्चर में। हाँ, तीसरे के अंदर पहला क्वेश्चन है, 2 समांतर रेल पटरियों पर एक गाड़ी उत्तर में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण में जा रही है। ए यहाँ जा रही है, दूसरी कहाँ जा रही है? बी जा रही है दक्षिण में। ठीक है, ये जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला, ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग। ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग तो ये आएगा वी ए माइनस वी बी। कैसा? तो अगर इसको हम प्लस लेंगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगी, और इसको प्लस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो कुल मिला के हम प्लस ले रहे हैं उत्तर दिशा को और माइनस ले रहे हैं दक्षिण दिशा को। ठीक, चलो, तो ये ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, ए के, क्या पूछा क्वेश्चन? ए के सापेक्ष बी का, अच्छा, इसको ऐसे लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो b में से a को माइनस कर देंगे। a के सापेक्ष b का आपेक्षिक वेग मतलब -90 और -54, तो ये आ गया ऋण का 144 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी a के सापेक्ष b 144 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। क्यों? 90 खुद चल रही है और 54 जे चल रही है, तो 90 जे चली, 54 जे चली, तो 144 किलोमीटर दूरी बढ़ गई। किस दिशा में बढ़ गई? दक्षिण दिशा में, जो कि ऋण चिन्ह के द्वारा पता लग रही है। दूसरा क्या पूछा? बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग। अरे वाह 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 वाह,
बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग, ठीक है, बी के सापेक्ष पृथ्वी का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक। तो जिसके सापेक्ष होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो इसको कर दें हम माइनस, किसको, बी को। तो पृथ्वी का वेग 0, पृथ्वी तो स्थिर है, और ये माइनस और एक माइनस और इसका, तो ये कितना हो गया बच्चों, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो पृथ्वी के लिए कितना जा रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ठीक। सापेक्ष को देखो, उसमें लिखा है सापेक्षा, आ की मात्रा है ना। फिर तीसरा क्या है, अगर इन गलतियों के पैसे कटने लगे ना इन लोगों के, है ना, तो इनको समझ में आ जाएगा कि मतलब है, हाँ, काम सावधानी से करना चाहिए। चलो खैर, अपन कुछ बोल नहीं रहे तो बुरा लग जाता है। तीसरा, बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग, बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग, ठीक। जिसके सापेक्ष उसको माइनस कर दो, ए का कितना है 54 है, और बी का कितना है ऋण का 90 है, तो ये प्लस का 144 आ गया, हाँ, किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, ये हो गया पूरा। फिर कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में, एक समान त्वरित गति के तीनों समीकरणों को सिद्ध कीजिए। तो तीनों समीकरणों को सिद्ध कीजिए कह रहे हैं, तो ये तो कई विधियों से सिद्ध होते हैं। कैसी, एक ये बीजगणितीय विधि से सिद्ध होते हैं, एक ग्राफ विधि से भी सिद्ध होते हैं, समाकलन विधि से भी सिद्ध होते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे अपनी इसमें प्ले लिस्ट में जाके एक विमीय गति खोल के वहां पे देख लो, हमने खूब अच्छे से समझाया है। इधर अब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज हम अगर इसको करते हैं तो, है ना। और ऐसे ही दूसरा और तीसरा क्वेश्चन प्रक्षेप गति वाला भी आप वहीं से कर लो, अपने वीडियो के अंदर है उसमें से कर लो, ठीक है। न्यूमेरिकल में करवा दे रहा हूँ, और दिक्कत हो तो बताना, आप कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे, कमेंट लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन दूसरा और तीसरा भी हल करके बता दीजिए, तो अगले लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल ले रहा हूँ मैं, 4th वाला प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहे हैं, 36 से 30 डिग्री, अब डिग्री को वो 0 नीचे बनाया गया है, वेग कितना है 15 मीटर प्रति सेकेंड, अधिकतम ऊंचाई पूछा है, उड्डयन काल पूछा है, और क्षैतिज परास पूछी है। 3 चीजें पूछी हैं। सबके सूत्र मालूम है अपन को, मालूम है कि नहीं मालूम। H बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर तो 225, साइन थीटा यानी 1/30 माने साइन 30 यानी 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, 2g को 10 ले लो, ठीक है। हो गया बच्चों, तो ये क्या आएगा, ऊपर बचा 22.5 और नीचे 4 दूनी 8, ये 0 लग गया। 8 का भाग कर दो, 8 तिया 24 नहीं हो रहा, 8 दूनी 16, 6 पे 5 65 दशमलव आ गया, 8 अठैया 64, 1 बचा 10 हो गए, 8 2 5 ये आएगा। इतना क्या, इतने मीटर तक जाएगी वस्तु ऊपर, अधिकतम ऊंचाई ये होगी। फिर पूछा उड्डयन काल, तो उड्डयन काल क्या होता है बच्चों, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u, u बोले तो कितना 15, साइन थीटा साइन 30 यानी 1/2, जी यानी 10, ठीक है। 2 से 2 काट लो, 15/10, 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। सी क्या पूछा है, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का सूत्र क्या होता है, ये क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर बोले तो क्या स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये हो गया 225, 2 थीटा 30 का 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान 1/3/2, जी का मान 10। क्लियर। तो ये कितना आ गया बच्चों, हाँ ये तो उठपटांग आ रहा है, कर लेना तुम लोग, कर लेना आप इसको, 22.5/2 वर्गमूल 3 इतने मीटर, ठीक है। इसको हल कर लेना वर्गमूल 3 का मान रख के। हो गया, हम कर दें, अरे हमसे नहीं करवा भाई, अब ये 11.25 वर्गमूल 3, बस इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम, है ना। 1.73 कर देना, फिर भर लेना, ठीक। तो ये हो गए। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 5वां है। ये क्या कह रहा है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात कीजिए।
जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता ही है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये देखो जरा, आ जाओ बताते हैं। मान लो r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, ठीक। कुछ देर में बिंदु A से बिंदु B पे पहुंच गई, ठीक। यहाँ पे वेग v1, यहाँ पे वेग v2, दिशा बदल गई ना, वस्तु इधर से इधर चली गई। और यहाँ पे त्रिज्या वेक्टर r1 और यहाँ पे त्रिज्या वेक्टर r2, ये कोण थीटा। यहाँ पे ये मान लीजिए विस्थापन इसका हो गया डेल्टा r। इस वेग को उधर उठा के हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये आएगा v1, इसको उठा के बनाते हैं तो ये आएगा v2। और वेग में जो परिवर्तन आया उसको ले लिया हमने डेल्टा v। थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ रहेगा। तो बच्चों इसमें ये देखेंगे हम कि v1 हो चाहे v2 हो, दोनों बराबर रहेंगे वस्तु की चाल के। क्यों? एक समान वृत्तीय गति का मतलब ही होता है कि जब वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो 10 मीटर प्रति सेकंड इधर, 10 मीटर प्रति सेकंड इधर, बस दिशा बदल गई, इसलिए सदिश बदल गया था। और ऐसे ही त्रिज्या में क्या होगा, r1 r2 जे सब r होंगे, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर जे 10 जे, केवल दिशा बदली थी। इसका नाम हम रख देंगे त्रिभुज का PQR। तो आप ये देख रहे हो स्पष्टता त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज QPR के। कैसा है? समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। इसकी भुजा AB और उसकी भुजा QR और इसकी भुजा AO और उसकी भुजा QP, ठीक। AB बोले तो डेल्टा R का मॉड और QR बोले तो डेल्टा V का मॉड और AO बोले तो वेक्टर R1 का मॉड और ये वेक्टर V1 का मॉड। क्लियर बेटिया? जल्दी जल्दी पढ़ा रहे थोड़े। डेल्टा R अपॉन डेल्टा V, बस थोड़ा सा और बचा है, जे R जे V, ठीक। तो एक गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा R इंटू V अपॉन R बराबर डेल्टा V। डेल्टा V इधर, V इधर, R इसके नीचे। डेल्टा T से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए, डेल्टा T से भाग कर दो। तो वेग में परिवर्तन बटे त्वरण, वेग में परिवर्तन बटे समय, तो ये आ गया त्वरण। कौन सा त्वरण है? अभिकेंद्रित त्वरण है। और ये आ गया वेग, तो v स्क्वायर बटे r, ये आ गया अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक। तो बच्चों इसको लिख लेना, थोड़ी भाषा मन से बना के लिख लेना या किताब में से पढ़ लेना। दिक्कत हो तो हमें फ़ोन करना, जहाँ परेशानी होगी हम बता देंगे, ठीक है। फ़ोन नंबर लिख दें जरा। फ़ोन नंबर तो आज लिखा ही नहीं है भाई, आज हमने फ़ोन नंबर तो लिखा ही नहीं भाई, है ना। ये है मेरा फ़ोन नंबर, है ना। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना, ठीक। फिर एक क्वेश्चन और बचा, इसके अंदर न्यूमेरिकल स्कोर ले लेते हैं, है ना। बस इसके बाद पे छोड़ देंगे, अब नहीं करेंगे, है ना। बहुत बड़ा हो गया है लेक्चर। हाँ, ये क्वेश्चन है x बराबर 4 इंटू टी माइनस 15t स्क्वायर प्लस 20, t बराबर 0 पर स्थिति, वेग और त्वरण तीनों चीज़ें चाहिए। आ जाओ, स्थिति तो ये दी गई है। वेग का समीकरण क्या होगा, dx/dt, अवकलन करेंगे इसका, तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1, तो 4 इंटू 1, टी स्क्वायर का 2 इंटू टी, इसका 0, खत्म हो गया। तो 4 माइनस 30t आया वेग, और त्वरण ले लें a, तो a वेग का अवकलन होता है बच्चों। क्या होता है? वेग का अवकलन होता है समय के सापेक्ष त्वरण। इसका अवकलन करो तो 4 का 0 हो जाएगा, माइनस 30 t का 1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, कैसे, थोड़ा जमा के लिखना पड़ेगा, 4 माइनस 30 इंटू टी, इधर ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो 1 घंटे ज़्यादा हो गए बिटिया, 1 घंटे 4 मिनट और 4 मिनट 17 से। अरे बड़ा हो गया लेक्चर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बड़ी है इसलिए लेक्चर बड़ा हो गया। त्वरण बराबर कितना आ गया, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नियत आ गया, समय पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, समय है ही नहीं इसमें बेटा, है ना। अब t बराबर 0 पूछा है, t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर स्थिति कितनी आएगी, x, इधर 0 भर दो, सब खत्म। तो ये आएगी 20, इकाई जो भी हो, मान लो मीटर है तो मीटर या इकाई लिख देंगे।
त्वरण कितना आएगा, त्वरण तो यही आएगा ऊपर वाला, ठीक। और वेग कितना आएगा, v0 भर दो इसमें, t का मान 0 भर दो तो वेग कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ गया इतना, अगर मान लो मात्रक मीटर में और सेकंड में लेना है तो, ठीक। ओके बच्चों, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। लंबे समय के बाद क्या हुआ, YouTube पर वापसी हुई, है ना। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया है, समझ में तो आया है पक्का, थोड़ा आज जल्दी जल्दी समझाया है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा, हमें फ़ोन करके बता दीजिए कि सर बहुत अच्छा लगा, है ना। इस पर फ़ोन कर दीजिए या व्हाट्सएप डाल दीजिए इस पर, है ना। आपको कैसा लगा इस पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के जो भी एग्ज़ाम होना है उनके लिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत उपयोगी होने वाला है। मैं 3-4 लेक्चर में पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के लिए बता दें सबको। और 12th में भी हमारी क्लास ऑनलाइन रहेगी, यूट्यूब पर भी रहेगी। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। सर, एक